हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसमें पर्टिकुलरली बॉटनी के अंदर आपका किस तरह का सिलेबस आएगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को लिखने के लिए और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं अगर आप बॉटनी का एग्जाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन कर रही हूँ जो एचपीएससी की वेबसाइट है उसको, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या है और उसके बाद में सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखना होगा इसका। एडवर्टाइजमेंट्स पे जब आप जाएंगे hpsc.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है, देन गो टू एडवर्टाइजमेंट्स। और जब आप एडवर्टाइजमेंट्स पे जाएंगे तो नीचे जा करके ये पर्टिकुलरली आपका जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे गिवन है, ये रहा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 to 67 ऑफ 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कीडा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेबस भी बता देती हूँ। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे सिलेबस वाला ये जो एक लिंक है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर बॉटनी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर, यहाँ पे आपको सिलेबस गिवन है। इन दोनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसको, और उसके बाद में हम आएंगे सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल्दो दो अलग अलग आपके एग्जाम होंगे, जिसमें एक तो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद में आपका फाइनल जो नॉलेज टेस्ट है आपके सब्जेक्ट का वो होने वाला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और ये जो 100 एमसीक्यूज हैं ये पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ये एमसीक्यूज होंगे और ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का है। इस पेपर के अंदर आपको टोटल 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और आपको इनमें से अगर आपको कोई सा सही आंसर पता है ABCD तो उसको आप क्लिक कर दे, टिक करें। और अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप ई जो ऑप्शन है उसको फिल करना है। नाउ यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर इन पांचों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा तो वहाँ पर आपका 0.25 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ओके, एंड सेकेंडली यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है हर एक गलत आंसर के लिए। अगर आप गलत एक आंसर लगाते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। ये तो बात हुई स्क्रीनिंग टेस्ट की। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे जो टोटल वैकेंसीज हैं वो बॉटनी और जूलॉजी में काफ़ी अच्छा नंबर आया है। बॉटनी के अंदर पर्टिकुलरली जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दैट इज 98, एंड जूलॉजी के अंदर 91 वैकेंसीज है। इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका जो एग्जाम का मोड रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी। और ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनमें बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है। जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, जैसे अगर 90s में कुछ सीट्स हैं तो उसके 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करवाया जाएगा। ओवरऑल 4 टाइम्स बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स हो गए जिन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बाद में देना होगा। अब ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, मतलब जैसे कि हमने अपने एमएससी के एग्जाम पेपर्स लिखे थे, पूरा डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स लिखने होते हैं उस तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे। इसके लिए मेजरली आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर भी जो बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर लिखना होगा। नाउ यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली आगे अपना जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ छटनी के लिए है, उसकी जो मार्क्स हैं वो कहीं भी कंसिडर नहीं होंगे। आपका जो पर्टिकुलर लैंग्वेज ये जो टेस्ट है, जो नॉलेज हो टेस्ट होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका जो स्कोर है उसको 87.5% वेटेज दिया जाएगा, और आपका जो इंटरव्यू है उसको 12.5% वेटेज दिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इसी बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। आपका जो इंटरव्यू वाइवा वोस और ये जो नॉलेज टेस्ट होने वाला है इन दोनों के स्कोर को जोड़ करके फाइनल आपका जो लिस्ट है वो निकाला जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट सिलेबस के ऊपर। किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें ना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, और दो चीज़ें क्या है? सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट। ना जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट, अगर आपने CSIR नेट की प्रिपरेशन की है
तो बिल्कुल उसी तरह का आपका सिलेबस इस एग्ज़ाम का भी है। अगर आपने वो प्रिपरेशन किए तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसके लिए प्रिपेयर करना। बॉटनी और ज़ूलॉजी में दोनों में ही काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन हैं। अगर हम CSIR नेट के एग्ज़ाम का जो लाइफ साइंसेस का जो पर्टिकुलर पेपर है उसको अगर हम देखें ना, अगर पर्टिकुलरली बॉटनी की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं जो यूनिट्स की नाम भी है इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज किया गया है, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पुराना वाला जो सिलेबस है उसको कंसिडर ना करके अभी अभी जो वेबसाइट पे ये सिलेबस आया हुआ है इसी को डाउनलोड करके इसी को कंसिडर करें। नाउ फर्स्ट यूनिट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी विच इज एब्सोल्युटली सेम। जब हम CSIR नेट का भी सिलेबस डाउनलोड करते हैं पहली यूनिट यही है बायोकेमिस्ट्री की, सेकेंड यूनिट यहाँ पे सेल बायोलॉजी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसके बाद में आ जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नाउ ये सब के सब टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है जो CSIR नेट में है। ये जो दो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं ये पर्टिकुलरली यहाँ पे बॉटनी में थोड़ी सी अलग है, एडिशनल है। इसके बाद में अगर जाते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, अगेन ये तीनों ही यूनिट्स भी CSIR नेट के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपने CSIR नेट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हुई है ना। जो दोनों एग्जाम है स्क्रीनिंग पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि मेनली आप मेंस तभी दे पाएंगे जब आप स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं। तो स्क्रीनिंग के अंदर क्योंकि MCQs आने वाले हैं और जो हमारे CSIR नेट का सेक्शन B होता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपका जो ये फर्स्ट पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसके अंदर आने वाले हैं। तो जो नॉर्मल MCQs आप वहाँ पे प्रिपेयर करते हो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। व्हाट यू कैन डू इज पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अगर इस तरह की MCQs बुक आपको मिल जाए बॉटनी की तो उसको आप ज़रूर ले आएँ और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ में, जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए। सेकंड आता है आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसके लिए आपको मेनली प्रिपरेशन करनी है। नाउ यहाँ पर आपको क्या क्या की पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स बहुत लंबा लेंदी आंसर्स यहाँ पे आपको लिखने नहीं है, आपको शॉर्ट में और जितना ज़्यादा आप उसके अंदर अपना डाटा एंटर कर सके, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकें उस तरह के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना आना चाहिए या फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप उसका कर सको या डायग्रामेटिकली आप ज़्यादा समझा सको, या फिर अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने में आसानी होती है तो आप फ्लो चार्ट बना के समझा दो। इस तरह से अपने आंसर्स को डिज़ाइन करें जिससे कि कम से कम वर्ड्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को वहाँ पे इंक्लूड कर सकें। तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने से जो इन्विजिलेटर होंगे उन्हें समझ नहीं आ पाएगा। अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली लिखेंगे और जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट आ जाए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने नोट्स बनाएं जब भी आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। उसके साथ में कोशिश करें कि आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसमें भी आप कर सकते हैं उनको आप उस तरह से शो करने की कोशिश करें। फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें कॉपीज़ के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे अगर उसी तरह के आपने नोट्स बना लिए हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। इसमें बिल्कुल वही कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल जिसमें बायो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को इंक्लूड किया गया है। सो इनका जो जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो आपको देखना है। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन सभी का जो मेटाबॉलिज्म है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाएंगे। लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड वाइटामिन, इन सभी का मेटाबॉलिज्म। एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, सो ये सभी टॉपिक्स जो भी हैं एंजाइम काइनेटिक्स और रेगुलेशन, ये पूरा का पूरा बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है जैसा कि आपका CSIR नेट का डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दैट इज नेक्स्ट यूनिट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, जो बिल्कुल इसी तरह से CSIR नेट के सिलेबस में भी है। सो वहीं से काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सिलेबस को इस बार कॉपी करके और वहीं से देख करके डाला गया है।
सो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल का जो कॉम्पोजिशन है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक दोनों का पूरा आपको अच्छे से देखना होगा। इसके बाद में इनका जो जीन्स और क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन है एक सेल के अंदर, ऑपेरॉन आपको पढ़ना है, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, सेल डिवीजन, सेल साइकिल। सो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, और ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो जूलॉजी वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो लाइफ साइंसेज का सिलेबस है सीएसआर नेट का, वहीं से डायरेक्टली उठाए गए हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला यूनिट है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपको रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन देखना है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन देखना है आपको, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो आपका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस हैं वो सारा कुछ देखना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सप्रेशन से पहले का जो मैकेनिज्म होता है वो सारा देखना होगा, ऑपरॉन्स वगैरह जो आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट्स। सो अगर सीएसआर नेट में देखें तो उसमें जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लांट्स की डेवलपमेंटल पढ़नी है, जिसमें आपका गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर के लास्ट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस और जो सीड फॉर्मेशन और उसका जो जर्मिनेशन है, सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद में आ जाता है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। तो इसमें जो भी आपका शूट, रूट, एपिकल, मेरिस्टेम, इनका डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट कैसा होता है, फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम्स, और इनसे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर हार्मोन्स है उनका क्या रोल है, या कौन से एंजाइम्स का रोल है, कौन से प्रोटीन्स का रोल है, वो सब आपको अच्छे से देख के जाना होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस को लिया गया है। फोटोसिंथेसिस में पूरा आपको लाइट डार्क रिएक्शंस, और उसके बाद में इनके जो ऑल्टरनेट पाथवेज हैं, जो थोड़े मॉडिफाइड पाथवेज हैं, C4 कैम्प पाथवे, वो अच्छे से देखने हैं। नाउ रूबिस्को का रोल अच्छे से देखना है, फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। सो ये सब आपको देखना है। रेस्पिरेशन अच्छे से करके जाना है, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन सिट्रिक एसिड साइकिल। सो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एटीपी सिंथेसिस, सो ये पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें नाइट्रेट और अमोनियम एसिमिलेशन दोनों आपको देखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट हॉर्मोन्स, जिसमें सभी हॉर्मोन्स का जो सिंथेसिस है उससे लेकर के उनका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ब्रेकडाउन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस आपको देख करके जाना है। नेक्स्ट आ जाता है सेंसरी फोटोबायोलॉजी। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर अलग अलग क्रोम्स, जो आपके पिगमेंट्स हैं, उनका क्या रोल होता है प्लांट डेवलपमेंट के अंदर, वो सब आपको अच्छी तरह से देख के जाना है। नेक्स्ट है सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन। सो ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूट्स का प्लांट के अंदर, वो आपको देखना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देन स्ट्रेस फिजियोलॉजी, सेनेसेंस एंड एब्सेशन, इसके अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ कैसे होती है और कौन से हॉर्मोन्स का रोल होता है, सब आपको अच्छे से देखना होगा। सीड बायोलॉजी, सो सीड की डॉर्मेंसी में कौन से वाले हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से जो सीड डॉर्मेंसी है वो ब्रेक होती है, वो सब आपको अच्छे से देख के जाना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। तो ये जेनेटिक्स है, जिसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का एक्सटेंशन, ये बिल्कुल उसी तरह दिया गया है जो आपका सीएसआर नेट का सिलेबस है, ताकि बच्चों को काफ़ी इजी रहेगा यहाँ पे प्रिपरेशन करना। तो अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर भी रहे हो अभी, तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, दोनों एग्जाम्स आप एक साथ में टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सीएसआर नेट का भी एग्जाम लाइफ साइंसेज का अब दिसंबर में होने वाला है, और ये जो एग्ज़ाम है इसकी भी डेट्स आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हो सकता है आ जाएंगी। तो दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो सेम टाइम है और सेम सिलेबस है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बोनस वाला काम यहाँ पर है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है और आप जीआरएफ करना चाह रहे हो, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ में अगर आप एचपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफ़ी सही चांस है, दोनों एग्जाम्स आप देख सकते हो साथ में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नाउ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशंस, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल ऑल्ट्रेशंस, सो एब्रेशंस वाला ये टॉपिक हो गया, रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। नाउ ये जो टॉपिक है ये इतना इलेबोरेट सीएसआर नेट के सिलेबस में नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिया है कंपेयर टू सीएसआर नेट। यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ना होगा। सो यहाँ पे जितने भी अलग अलग
लेवल है, उन सभी के अंदर आपको उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ अच्छे से देखना है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सभी को, और एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म सभी को अच्छे से देखना होगा। इसके बाद आ जाता है सिस्टमिक एंड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी। सो आपको सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म्स को अच्छे से पढ़ना होगा, टेक्सोनॉमी देख के जानी होगी, जो फैमिलीज हैं वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन जो अलग अलग दिए गए हैं इन सबके, बेंथम हुकर, एंगलर, प्रेंटल एंड तख्ताजान, सभी अच्छे से देख के जाने हैं। फिर आ जाता है इकोनॉमिक बॉटनी, देन एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, और इन सब का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगेन ये बिल्कुल CSR नेट जैसा ही एक और टॉपिक आ गया है। सो सेम यूनिट वहाँ पर भी है, जिसमें एनवायरमेंट, हैबिटेट एंड निश, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरैक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी, सब के सब टॉपिक्स आपके वहीं से लिए गए हैं। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं, और ये जो पर्टिकुलर यूनिट है मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हो जाती है और इक्वल वेटेज रखती है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ज़रूर करके जाना चाहिए। इसके बाद में बायो जियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सो ये सब के सब टॉपिक्स आपने CSR नेट में ज़रूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट आ जाता है अप्लाइड बायोलॉजी, जिसके अंदर फर्मेंटेशन से लेकर के ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड देन जीनोमिक्स एंड बायो रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट्स और बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, ये सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर आपको जो DNA RNA का प्योरिफिकेशन है, प्रोटीन्स का प्योरिफिकेशन है, उनको सेपरेट आउट करने के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं, जिसमें फिर आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसके बाद में जो भी आपका जैसे PCR वगैरह हो गया, वो अलग अलग वैक्टर्स जो हो गए, cDNA लाइब्रेरीज हो गई, बैक या के सब चीज़ें अच्छे से देख के जानी है। सो ये सब के सब अलग अलग मेथड्स हैं, जिनको आपको इन सभी टेक्निक्स को अच्छी तरह से देख के जाना होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, जिसमें आपको मॉर्फोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ये सब चीज़ें अच्छे से देख करके जानी है। सो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस हो गया बॉटनी का। जिन बच्चों का ऑलरेडी CSR नेट का सिलेबस देखा हुआ या प्रिपरेशन करी हुई, उन्हें बहुत खुश हो जाना चाहिए कि काफ़ी हद तक आप मानिए कि 75% ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, और बहुत कुछ इनफैक्ट वहाँ पे ऐसा है जो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना। सो काफ़ी एडवांटेज है अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में HPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा चांस आप लोगों के लिए है। और बिल्कुल अभी जो फॉर्म्स हैं ओपन होने वाले हैं 6 नवंबर से, और एक हफ्ते के लिए सिर्फ ओपन होंगे 6 से 12 तक। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उन्हें ज़रूर इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो तो इतनी जल्दी जल्दी पोजीशंस निकलती नहीं है जितनी अभी निकली हुई हैं, तो आपको बिल्कुल ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर इंडिया के किसी भी और पार्ट से बिलोंग करते हैं, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको मैं मानती हूँ। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, एंड होपफुली बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए एक पूरा टेस्ट सीरीज लेके आएंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन और हो जाएगी, आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगा। सो बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगी आप लोगों के लिए HPSC का एक टेस्ट सीरीज़। नाउ इसके अलावा अगर आप लोग CSI नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में दिसंबर 2024 के लिए, पर्टिकुलरली लाइफ साइंसेज में, तो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाते हैं ना, ऑफर प्राइस ऑफ 699। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ले सकते हैं। JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।